स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। चलिए, नहीं है यस। नहीं है जी रिकॉर्डिंग। आयनाइजेशन थेरेपी की बेटा, मैं आज यस सर। लाइव क्लास के फोल्डर में डालता हूँ। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आयनाइजेशन एंड थेरेपी का। जिसका एक बेसिक आइडिया दोबारा दे देता हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोस्ट लूजली बॉन्डेड है, सबसे पीछे है, जिसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम निकालना है, तो जो एनर्जी आप देंगे ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो डेल्टा एच होगा ये पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा एच का मीनिंग ये होता है। तो यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो, आज की क्लास जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको बताने से पहले आपका मैं डेल्टा एच का साइन दोबारा से क्लियर कर दूं बच्चों। डेल्टा एच का साइन समझ लो। जैसे मान लो ये एक प्रोसेस है, केमिकल चेंज, जिसका डेल्टा एच लिखा है +50 जूल। तो इसका मीनिंग ये है कि प्लस का मतलब एब्जॉर्प्शन या एंट्री। कितनी एंट्री? 50 जूल। इसका ये मतलब है। ठीक है बच्चे? तो अगर किसी रिएक्शन में ये हो रहा है और डेल्टा एच लिखा है -200 जूल, राइट? माइनस यहां पर हो जाएगा रिलीज। कितनी रिलीज? 200 जूल रिलीज। जब भी आप बच्चे माइनस साइन देखें डेल्टा एच का, तो एनर्जी रिलीज मन में आना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर कहीं पे लिखा है ना डेल्टा एच इज इक्वल टू -400, तो आपने ये नहीं कहना, चैप्टर नंबर 6 में आएगा डेल्टा एच निकालना। तो अगर आपका डेल्टा एच -400 आएगा, तो इसका मतलब आपने डेल्टा एच -400 बोल दिया, तो इसका मतलब आपने केमिस्ट्री सीखी नहीं। आपने ये नहीं बोलना कि सर मेरा आंसर डेल्टा एच -400 आ रहा है। आपने बोलना कि सर मेरा आंसर रिलीज ऑफ 400 जूल आ रहा है। बात आई समझ में? तो जो दिख रहा है और वो जो बोलना है उसमें अंतर है। अगर डेल्टा एच +600 आया, तो आपने ये नहीं कहना कि सर डेल्टा एच +600 आ रहा है। आपने बोलना कि सर डेल्टा एच आ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ 600 जूल। तो डेल्टा एच के साइन को अच्छे से सीख लो। अब मैं टॉपिक आ रहा हूं अपने जो मेन आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बात तो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे? मान लो ये एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है।
और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का हिस्सा बन जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी रिलीज को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि जब एक एटम, गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अनायन बनाएगा, गैसियस अनायन बनाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब बताओ एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बच्चा कहता है सर ईजी क्या है? ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज। नेगेटिव का मतलब रिलीज है। अब यहां पर थोड़ा सा और टेक्निकल पॉइंट देखेंगे। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जानते हैं किस बात पर डिपेंड करेगी? ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि न्यूक्लियस कितनी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन दे रहा है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर न्यूक्लियस ने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करी आने वाले इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। आपको ये दोनों तरीकों से समझना है, वाइस वर्सा में। मैंने कहा एनर्जी रिलीज ज्यादा है तो आप समझ जाना न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। एक ही बात है मेरे बच्चे। मैंने यहां पर पहले पॉइंट में क्या कहा कि एनर्जी रिलीज किस बात पे डिपेंड करती है? कितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, और उल्टा एनर्जी रिलीज ज्यादा है मतलब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी रिलीज ज्यादा, एनर्जी रिलीज ज्यादा, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। एक ही तो बात है ये। अब आप समझते स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का मतलब यह है मेरे बच्चे कि इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दे दी है कि इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को इसने इस एटम का हिस्सा बना दिया है। क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का हिस्सा बन के रह जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं और जाने नहीं देगा। यानी कि उतनी ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन नहीं लिख रहा, अभी मैं वजह बताऊंगा आपको क्यों नहीं लिख रहा, अभी बताऊंगा, वेट कर लो। मैं आऊंगा इस पेज पे दोबारा, इसलिए इस पेज को डिलीट नहीं कर रहा मैं। देखिए, जब एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो गैसियस अनायन बनाता है, और जो एनर्जी चेंज होती है उसको हम डेल्टा एच नहीं लिखते, डेल्टा एच ईजी लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज, और ये नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी इज रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज का कारण भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होती है। तो यहां पर एक बात आती है, यहां पर एक बात आती है कि बच्चा ये पूछता है कि सर जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा क्या एनर्जी रिलीज ही होगी हमेशा? ये एक सवाल है, मैं उस पर अभी आता हूं, पर इससे पहले मैं सक्सेसिव
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दूं क्या होती है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन हो चुका है, अनायन बन चुका है, कई बार एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके शांत नहीं होता, उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेन करेगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो A2 माइनस बनाएगा। अब इस दौरान जो एनर्जी का चेंज होगा वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे लास्ट क्लास में हो रहा था ना सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है उसको मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह देता हूं, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है उसको मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह देता हूं। और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये पॉजिटिव होती है। पहले तो ये हम बात करेंगे कि पॉजिटिव का मतलब क्या है। मतलब क्या है, कारण नहीं, मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड हुई है। और मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या बन जाएगा A3 माइनस। तो उस सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं क्या नाम दूंगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये भी साइन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब कारण नहीं, मतलब क्या है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो आपने ये देखा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ गए कि जब सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो जो एनर्जी चेंज होती है वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। हालांकि डेफिनेशन मैंने आपको अभी इसकी भी नहीं बताई, पर आप ध्यान दो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। और इसके एनर्जी रिलीज का कारण क्या बता रहा हूं, इसके एनर्जी रिलीज का कारण बता रहा हूं कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को उस एटम के न्यूक्लियस ने अट्रैक्शन करी है। एंड वेयर देयर इज अट्रैक्शन देयर इज एनर्जी रिलीज। ये हम तो पहले चैप्टर से सीखते आ रहे हैं। पर जो सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब मैं कारण बताऊंगा। क्या आपको यह कारण समझ में आ गया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिलेगी। अब मैं ये बता रहा हूं कि सेकंड पॉजिटिव क्यों है, थर्ड पॉजिटिव क्यों है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये आपने बचपन में मैग्नेट से तो खेले होंगे, हर बच्चा खेलता है। कभी आप मैग्नेट के 2 लाइट पोल्स को एक दूसरे के पास लेके आए हो? ऐसे ऐसे हर बच्चा खेलता है। क्या होता है? रिपल्शन। रिपल्शन होती है, हर बच्चा करता है। पर अगर मैं को इनको पास लेके जाऊं तो फिर क्या करोगे? इधर से जान लगाओगे, मतलब इधर से एनर्जी लगाओगे तब जाके इसके पास लेके चले जाओगे। ऐसा होगा नहीं होगा? यस सर। तो मुझे कोई बात बताओ, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इस पे चार्ज क्या आ गया? माइनस। जब मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज क्या होता है? माइनस। तो ये माइनस में ये माइनस डालूंगा तो माइनस माइनस रिपेल नहीं करेंगे। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी? इसको एनर्जी। तब जाके ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बनाएगा। और जहां एनर्जी देनी पड़ती है वहां पर डेल्टा एच का साइन क्या होता है बताना जरा, फिर पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव? समझ में आ गया सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों थी? क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ए पे माइनस आ जाता है एटम पे, तो माइनस में जब माइनस डालेंगे तो रिपल्शन होगी। टू ओवरकम दिस रिपल्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम पॉजिटिव। अब बताओ ये बन गया A2 माइनस। अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालूंगा, ये क्या बन जाएगा? अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा आसानी से ऐड होगा इस A2 माइनस में, मुश्किल से ऐड होगा? ज्यादा रिपल्शन होगी, कम रिपल्शन?
ज्यादा होगी ज्यादा होगी। ज्यादा तो फिर एनर्जी भी रिक्वायर्ड क्या होगी? ज्यादा तो यानी कि ज्यादा ये जो वैल्यू ये वैल्यू इस वैल्यू के मुकाबले ज्यादा पॉजिटिव होगी, कम पॉजिटिव होगी? ज्यादा पॉजिटिव आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने इस पॉजिटिव को थोड़ा बड़ा बनाया है इस पॉजिटिव के मुकाबले। तो इसका मतलब मैं यही मैसेज देना चाहता था कि थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा पॉजिटिव, मतलब ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी थर्ड के केस में, क्योंकि थर्ड के केस में 2 माइनस और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होगी। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड भी ज्यादा होगी। तो अभी मैं डेफिनेशन पे नहीं गया मेरे बच्चे, अभी मैं डेफिनेशन पे गया ही नहीं, पर मैं अभी तक जो बता चुका हूं दोबारा से फटाफट रिपीट करता हूं। अलग कलर से लूंगा मैं। जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, आपने क्या देखा? एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई? रिलीज रिलीज हुई पहले में रिलीज हुई। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, ये रहा। कि न्यूक्लियस ने आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करी। पर जो सक्सेसिव थी, सक्सेसिव में सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दोनों पॉजिटिव थी, थर्ड उससे भी ज्यादा पॉजिटिव थी। और वो क्यों पॉजिटिव थी, क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिवली चार्ज अनायन बनता है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज अनायन में रिपल्शन होती है। टू ओवरकम दैट रिपल्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हिच मेक्स सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव, एंड थर्ड इज इवन मोर पॉजिटिव देन द सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। पर बच्चे जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट है ये हमेशा नेगेटिव नहीं होती, कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो जाती है। यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, पर सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ये इसका तो पॉजिटिव होना ही होना है, पर फर्स्ट कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगी ये बात रहेगी बतानी। यानी कि फर्स्ट के केस में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। हालांकि ज्यादातर केस में एनर्जी रिलीज ही होती है, पर एब्जॉर्ब कब होती है मैं आपको बताऊंगा ना अभी थोड़ी देर में, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो और डेफिनेशन में आते हैं। इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की डेफिनेशन में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की डेफिनेशन ये कहती है कि जरूरी नहीं एनर्जी रिलीज ही हो, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। सो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, सॉरी एनर्जी रिलीज नहीं, एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब, मैंने आपको केस एनर्जी रिलीज का कराया, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू मेक इट गैसियस अनायन। डेफिनेशन क्लियर है? पर इस एटम का यहां पे गैसियस फॉर्म में होना क्यों जरूरी है, ये भी एक सवाल है। सर वाई गैसियस? क्योंकि जब एक एटम गैसियस फॉर्म में होगा तो अकेला होगा, तो अकेला होगा। अगर वो अकेला होगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को उसका न्यूक्लियस ही अट्रैक्शन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को कोई और न्यूक्लियस के प्रभाव में नहीं आएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन आसपास, अगर एटम होंगे तो आसपास न्यूक्लियस भी होंगे, तो आसपास न्यूक्लियस होंगे तो आसपास के न्यूक्लियस भी उस इलेक्ट्रॉन को प्रभाव डालेंगे। तो जो एनर्जी रिलीज होगी हमें कैसे पता चलेगा ये किसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई है? मुश्किल हो जाएगा बताना। और अगर आसपास इलेक्ट्रॉन ही नहीं हुए, आसपास इलेक्ट्रॉन ही नहीं हुए, न्यूक्लियस ही नहीं हुए, तो ये आइसोलेटेड हुआ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का हिस्सा बनेगा और जो एनर्जी रिलीज होगी हम समझ जाएंगे ये एनर्जी रिलीज इसका न्यूक्लियस ही कर रहा होगा, और कोई न्यूक्लियस तो इसके आसपास है ही नहीं। और इस एनर्जी रिलीज को देख के हम क्या समझ जाएंगे? इस एनर्जी रिलीज को देख के हम ये समझ जाएंगे कि इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन स्ट्रांगली वीक मिली। अगर तो ये एनर्जी रिलीज लेस है तो वीक अट्रैक्शन हुई, अगर ये एनर्जी रिलीज मोर है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुई। तो हमें एनर्जी रिलीज ज्यादा है, एनर्जी रिलीज कम से क्या पता चल जाएगा कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर के न्यूक्लियस ने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करी है, वीक अट्रैक्शन करी। और ये तभी संभव है जब एटम किस फॉर्म में हो? आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका जब इम्तिहान होता है, एग्जाम होता है, तो आपको आपके दोस्तों के साथ बिठाया जाते हैं, अलग अलग बिठाया जाता है?
अलग 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 अलग। ये तो पूछने की बात ही नहीं थी, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपसे। अलग अलग इसलिए बैठाया जाता है, आइसोलेटेड फॉर्म इसलिए दी जाती है आपको कि उस दौरान आपके इम्तिहान में आपने पर्चे पे जो भी लिखा वो आपके दिमाग की उपज है, वो केवल और केवल आपके दिमाग का परीक्षण है। साथ इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि साथ बैठोगे तो 2 दिमाग काम करेंगे, 4 दिमाग काम करेंगे, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा इस बच्चे ने जो लिखा है इसके दिमाग की उपज है? क्या पता इसके दोस्त के दिमाग की उपज हो। तो हम उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे? तो आपका इम्तिहान में आइसोलेटेड फॉर्म में बैठना ही चाहिए, जरूरी भी है। और फिर बच्चे नकल मारने लगते थे तो फिर सेट का कल्चर आ गया, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ताकि अब नकल ना लगे। तो अब जो इम्तिहान में बच्चा पर्चा लिखेगा अपने दिमाग की बात लिखेगा, क्योंकि उसके आगे पीछे वाले पर्चे ही अलग अलग है। बच्चा पहले अपना करेगा, पहले दोस्त को कराएगा। ऐसा तो कोई दोस्त नहीं होता कि पहले मैं तेरा पेपर कराऊंगा, अपना मैं बाद में करूंगा। ऐसी तो कोई कुर्बानी नहीं करता। तो ठीक इसी तरीके से एटम का किस फॉर्म में होना जरूरी है? आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में। उससे क्या फायदा होगा? जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें कोई और तरह की इंटरेक्शंस, नेबरिंग इंटरेक्शंस नहीं होंगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एग्जैक्ट हम पता लगा पाएंगे कि इस एटम ने करी है, और ये एनर्जी रिलीज एक रिफ्लेक्शन है इस तरफ कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने कितनी अट्रैक्शन करी। एनर्जी रिलीज ज्यादा करी तो अच्छी अट्रैक्शन हुई, एनर्जी रिलीज कम हुई तो वीक अट्रैक्शन हुई। चलो मैं आपको एक केस कराता हूं, और मैं आपको केस कराता हूं, पेज में रिलीज रब कर रहा हूं ये वाला। देखता हूं आपको मेरी बात कितनी समझ में आ रही है। ये एक एटम है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये अनायन बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी -400 किलो जूल पर मोल। और ये एक एटम है, गैसियस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनर्जी रिलीज होती है -600 जूल। मेरा सबसे पहला सवाल, इन दोनों में से एनर्जी रिलीज कौन ज्यादा कर रहा है? एनर्जी बी ज्यादा कर रहा है, बी बी। सेकंड और आप सोचो, अगर जो बच्चा मैथमेटिक्स में चला जाएगा, मैथमेटिक्स वाला बच्चा क्या कहेगा? -400 ज्यादा है, -600 ज्यादा है? -400 -400 ज्यादा -400 है। पर मेरे हिसाब से -600 ज्यादा है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस माइनस का और कोई मतलब ही नहीं है इस शब्द के अलावा। यहां पे रिलीज कितनी हो रही है? 600 जूल। यहां पे रिलीज कितनी हो रही है? 400 जूल। अब तो रिलीज ज्यादा कौन कर रहा है, ए या बी? बी। बी अब मैं आपसे पूछता हूं कि आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कौन कर रहा होगा, ए या बी? अरे बोलो तो। बी। बी बी। बी ने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन करी होगी तभी तो एनर्जी रिलीज ज्यादा कर गया वो, क्योंकि एनर्जी रिलीज किसका रिफ्लेक्शन है? आने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर के न्यूक्लियस के द्वारा मिली अट्रैक्शन की रिफ्लेक्शन है वो। ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा एनर्जी रिलीज, कम अट्रैक्शन कम एनर्जी रिलीज। और मान लो एक एटम सी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अनायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी -500 जूल। तो सबसे मुश्किल से सबसे कम अट्रैक्शन कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, आने वाले इलेक्ट्रॉन? ए। और सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बी, और इंटरमीडिएट अट्रैक्शन किसको मिल रही है? सी। तो आप बताओ, ये तभी मैं कंपेयर कर सकता हूं ना जब ये सारे एटम किस फॉर्म में हो? जैसे ठीक है मेरे बच्चों। सो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। चेंज का दो मतलब होता है, एब्जॉर्ब और रिलीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड in isolated gaseous atom to make it gaseous anion। डेफिनेशन क्लियर है मेरे बच्चों? और सक्सेसिव की क्या हो जाएगी? अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की डेफिनेशन में ना ये नहीं लिखेंगे कि एनर्जी चेंज, सिर्फ क्या लिखेंगे? इट इज एनर्जी एब्जॉर्ब।
क्योंकि सक्सेसिव में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, हमेशा। वो कारण बता दिया ना, क्योंकि अनायन बन चुका होता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल इच अदर, तो एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन जाके जंप करेगा ना इसमें। एक बार जंप करके अंदर जगह बना ली, एक बार जंप करके अंदर जगह, एक बार बस अंदर जगह बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद तो उसका न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। डेफिनेशंस क्लियर है मेरे बच्चों? बाकी नोट्स तो आपके पास आई हैं। देखिए, ओ जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ओ तो पता ना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नेगेटिव होती है फर्स्ट। और यही ओ जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन कम्स व्हाई। अब बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड, whereas second electron enthalpy of oxygen is positive because energy is absorbed. अरे भाई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव का मतलब ही रिलीज होता है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव का मतलब ही एब्जॉर्ब होता है। आपसे मतलब थोड़ा ना पूछा है, आपसे तो वाई पूछा है, मतलब आपसे यही तो पूछा कि रिलीज क्यों और एब्जॉर्ब क्यों। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के लिखाओगे, तो आपने कहना है कि first electron enthalpy of oxygen is negative because when first electron is added into an oxygen atom, incoming electron experience attraction from the nucleus of oxygen atom and results in release of energy, which makes first electron gain enthalpy negative. Whereas after the gain of one electron, negatively charged O minus is formed, and incoming electron experience repulsion from a negatively charged O minus ion, as a result of which energy is required to overcome this repulsion to make O2 minus, as a result of which second electron gain enthalpy become positive. आंसर समझ में आया मेरे बच्चों? यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सवाल जब भी मैंने अपने टेस्ट में अपने स्कूल में बच्चों से पूछा है कि फर्स्ट नेगेटिव क्यों सेकंड पॉजिटिव क्यों, बच्चा ये लिखता है कि फर्स्ट इसलिए नेगेटिव एनर्जी रिलीज हुई है, सेकंड इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। मतलब बच्चों, इसमें बच्चे का दोष नहीं है, बच्चे इसमें बच्चे का दोष नहीं है। बच्चे को इस स्टैंडर्ड में, इस क्लास में, इस चैप्टर तक डेल्टा एच का मतलब ही नहीं पता होता बच्चे। वो तो आपने देखा नहीं, मैंने टॉपिक पहले शुरू नहीं कराया, मैंने पहले डेल्टा एच का मीनिंग समझाया, तो इसमें बच्चे की क्या गलती है। और वैसे भी आप देखो ना, इसमें इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये देखो, इसको कैसे पढ़ रहा हूं मैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज, ये पढ़ रहा हूं। जानते इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, पहला इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त एनर्जी का चेंज, नेगेटिव मतलब रिलीज। समझ आ गया बच्चे? दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त एनर्जी का चेंज पॉजिटिव। और कोई चीज पॉजिटिव कब होती है? जब कोई चीज आती है, एनर्जी आएगी तो पॉजिटिव, जाएगी तो नेगेटिव। ठीक है मेरे बच्चों? फिर आती है फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे पहला एटॉमिक साइज।
एक बात बताओ, ये छोटा एटम है, सिर्फ 2 शेल्स हैं, और ये बड़ा एटम है। आप बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी या इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी? क्या लगता है, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी? छोटे एटम में, बड़े एटम? फर्स्ट। फर्स्ट के केस में। और मैं आपको इतनी देर से यही बता रहा हूं कि जहां अट्रैक्शन ज्यादा है वहां एनर्जी रिलीज ज्यादा है, और जहां अट्रैक्शन कम है एनर्जी रिलीज कम है। और एनर्जी रिलीज ज्यादा को पता है क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज मोर नेगेटिव। और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको यूं पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी ज्यादा रिलीज, यही तो पढ़ेंगे ना। देखो, शब्दों को आपने स्टेटमेंट का रूप दे दिया, और यहां पर क्या होगा? एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी कम होगी? इसको कैसे पढ़ोगे? इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी कम रिलीज। तो मैं बोल सकता हूं कुछ स्टेटमेंट, बच्चे सुनने के लिए तैयार हैं? क्या कोई डाउट है? यस सर। चलिए, मैं ये बोल रहा हूं कि स्मॉलर एटम, smaller the size of an atom, stronger will be the attraction between nucleus and incoming electron। सहमत आप इससे? more will be the energy released, और more energy release को हम क्या कहते हैं? more negative electron gain enthalpy। मतलब ज्यादा रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी। सहमत है आप? So smaller the size of an atom, stronger will be the attraction between the nucleus and the incoming electron, and more the energy release. It means more will be the negative electron gain enthalpy। तो छोटे एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा नेगेटिव। बड़े एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? लेस नेगेटिव। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट क्या बताया आपको? एटॉमिक साइज। सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज। चलो एग्जांपल से समझते हैं। ये एक न्यूक्लियस है, मान लो इसमें 7 प्रोटॉन है। सॉरी, थोड़ा बड़ा बना दो, दिख नहीं रहा आपको। मान लो ये न्यूक्लियस है, इतना बड़ा न्यूक्लियस होता नहीं है, मैं तो आपको दिखाने के लिए बना दिया मैंने दूर से। मान लो न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटॉन है, 2 शेल है। ये न्यूक्लियस है, इसमें 9 प्रोटॉन है, 2 शेल है। क्या लगता है, आने वाले इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी या इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी? क्या विचार है? 6 प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, 9 प्रोटॉन बोलो। 9 इलेक्ट्रॉन ज्यादा करेंगे, 9 9 प्रोटॉन। प्रोटॉन। अगर यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो यहां पे एनर्जी रिलीज, और यहां पे एनर्जी रिलीज कम होगी। जहां एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोर मतलब ज्यादा, नेगेटिव मतलब रिलीज, इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी। तो ग्रेटर, मैं यहां लिख देता हूं, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज,
stronger will be the attraction between nucleus and incoming electron. सहमत हैं आप इस बात से? More the energy released. सहमत हैं आप इस बात से? And hence more negative electron gain enthalpy will be there. So greater the magnitude of positive charge, stronger the attraction between nucleus and incoming electron, more the energy released, and hence more negative will be the electron enthalpy. Point clear? यस सर। सर मेरे को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं जरा रिज्वाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट बता दिया, सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज, ये भी बता दिया। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ, अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगी पूरी। इफेक्ट ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे बच्चों एक बात बताओ, जो एटम ऐसा है फुली फिल्ड, या जो ऐसा है हाफ फिल्ड, क्या वो खुशी से इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे? खुशी से बताओ। नो सर। क्या वो खुशी नो से सर। नहीं कराएंगे? क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे क्यों हमें पंगे ले रहे हो। अच्छा आप मुझको बात बताओ, जब आप छोटे थे और आपके पेरेंट्स फर्स्ट डे आपको स्कूल छोड़ने गए थे, तो आप खुशी खुशी गए थे या रोते हुए गए थे? रोते हो। मेरा बेटा भी साथ बैठा कह रहा मैं रोता हुआ गया था। सभी रोते हुए जाते हैं, तो पूछने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तो फिर क्या किया था पेरेंट्स ने? हाथ पकड़ के घसीटते हुए लेके थे अंदर, चल अंदर। और यहाँ पे बेचारी मैडम खड़ी थी, मैडम ने बच्चे को पकड़ा और क्लास में ले गई थी। रोते हुए चले गए थे, नहीं चले गए थे स्कूल के अंदर आप? तो जो चीज खुशी खुशी नहीं होती, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके करानी पड़ती, नहीं करनी पड़ती, चाहे वो चीज जितनी मर्जी अजीज क्यों ना हो। सहमत है आप? चलिए स्कूल का एग्जांपल छोड़, सभी सच्चाई जानते हैं। तो अब बताओ, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये चाहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करना? नहीं चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना इनमें आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो हमें बाहर से क्या देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन हायर शेल में या उसी सेम सब शेल में। तो आप बताओ, जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव होगी, चाहे पहली क्यों ना हो, चाहे पहली ही क्यों ना हो। तो याद है मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। नेगेटिव तो होगी होगी एनर्जी रिलीज, क्योंकि अट्रैक्शन होगी। पॉजिटिव कब होगी? पहले इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त। ऐसा एटम जो हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, उसकी पहली ही पॉजिटिव हो जाएगी। एनर्जी देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। समझ में आ गया? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव किन केस में होती है। इसीलिए डेफिनेशन क्या बोल रहा था? डेफिनेशन ये नहीं बोला कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मैंने बोला इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, रिलीज या एब्जॉर्ब्ड when an electron is added into a isolated gaseous atom। अब डेफिनेशन का वो शब्द क्लियर हो गया कि रिलीज एब्जॉर्ब दोनों हो सकती हैं फर्स्ट में। कब? जब एटम ऑलरेडी हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है। क्लियर है बात? यस सर।
तो हाफ फील्ड फुली फील्ड वाले चाहेंगे नहीं, उनकी पॉजिटिव होगी। अच्छा, एक एटम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है प्लस 2000, 2000 लिखा है मैंने, और दूसरे एटम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है, देखते हैं आपको कितनी बार समझ में आई, 6000। आपको क्या लगता है इनमें से हाफ फील्ड वाला कौन सा होगा, फुली फील्ड वाला कौन सा? हाफ फील्ड ए, बी फील्ड, फुल फील्ड बी। समझ में आ गया? क्योंकि जी वो सर। ज्यादा एनर्जी मांग रहा है, तो यानी कि बी फुली फील्ड होगा, पॉजिटिव दोनों की है, तो अंदाजा लग सकता है हमें, इसीलिए आइसोलेटेड फॉर्म होना जरूरी है। तीनों पॉइंट क्लियर हैं? एटॉमिक साइज छोटा होगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, हाफ फील्ड फुली फील्ड होंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके गेन होगा इलेक्ट्रॉन। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आती है बात वेरिएशन की। सबसे पहले है अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट। आप ही बता दो फिर क्या लगता है। लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज हो गई। लेफ्ट टू राइट साइज का क्या हो रहा है देखना जरा। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज समझ में आएगा क्यों बढ़ता है? क्योंकि मान लो इसमें 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 होंगे, इसमें 7 होंगे, इसमें 8 होंगे, इसमें 9 प्रोटॉन होंगे। तो आप बताओ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी अट्रैक्शन तो एनर्जी रिलीज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इससे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, मोर नेगेटिव या मोर पॉजिटिव? क्योंकि एनर्जी रिलीज बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। समझ में आ गया बच्चे? कोई डाउट पड़ा इस लाइन में? ज्यादा रिलीज इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए एनर्जी। कमाल हो गया जी बच्चे, इससे आसान क्या होगा बताओ मुझको जरा। आपको लग रहा है बहुत आसान है, मैं जानता हूं ये चीज अच्छे की क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको। अलोंग द पीरियड में डाउट किसी को? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है भाई? आ रहा कुछ समझ में? डाउन द ग्रुप साइज, अच्छा साइज इंक्रीज होता है, एक चीज और बढ़ती है, कोई बताएगा क्या बढ़ती है? कोई बताएगा? लास्ट क्लास में बताओ। नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया, कौन सा बच्चा है? सर कार्तिक। बहुत बढ़िया कार्तिक। उस दिन एंट्रेंस की क्लास में कहा था भाई तू? नंबर ऑफ इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब तो इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उनका क्या बढ़ेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बढ़ेगी घटेगी? डिक्रीज कर जाएगी। डिग्रीज। अरे न्यूक्लियस अपने पीछे के इलेक्ट्रॉन को तो खींच नहीं पा रहा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या खींचेगा? अच्छा एक बात बताओ, जब क्लास बहुत बड़ी होती है
बहुत बड़ी होती है, तो टीचर पीछे वाले बच्चों को ज्यादा अच्छे से पढ़ा पा रहा होता है, नहीं पढ़ा पा रहा होता? नहीं पढ़ा पा रहा। नहीं पढ़ा पा रहा होता। ये बात तो पूछने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। और अगर पीछे से कोई और बच्चा आके बैठ जाए तो टीचर का उस पर भी होल्ड ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। फिर पूछने की जरूरत नहीं, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। वही बात है, वही बात है, जब एटम का साइज बड़ा है वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींच नहीं पा रहा, आने वाले को क्या वेलकम करेगा? क्योंकि शील्डिंग हो रही है ना, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर रहे होते हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कर ढक रहे होते हैं। इतनी शील्डिंग कर लेते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन ही नहीं मिलती, वेलकम ही नहीं होता, स्वागत ही नहीं होता आने वाले इलेक्ट्रॉन का। तो अब तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी कम होगी? और अगर एनर्जी रिलीज कम होगी तो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, मतलब कम रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी। इसका क्लियर? तो यस सर। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? ज्यादा रिलीज। और टॉप टू बॉटम कोई शक, कोई डाउट है भी पूछ लो। देखिए क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट इज हाईली पॉजिटिव। अब तो 18 वालों का नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये होता है। क्या मतलब है P6 का? फुल्ली फुल। और फुली फिल्ड का मतलब क्या होता है? और एक्स्ट्रा स्टेबल का मतलब क्या है फिर? और एनर्जी इज रिक्वायर्ड का मतलब क्या है फिर? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी चाहिए होगी। मेरे बच्चों कितना आसान कर दिया आंसर, और क्या चाहिए आपको बताना जरा। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ एन इज पॉजिटिव, बताओ जी एन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? P3 का मतलब क्या होता है? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल का मतलब क्या होता है? एनर्जी देनी पड़ेगी टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। और एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? यही तो पूछा है कि पॉजिटिव क्यों होती है। आ गया समझ में? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2 2s2 2p3 which is exactly half filled p subshell, which makes it extra stable, therefore energy is required to add an electron, which makes electron enthalpy positive. समझ में आ गई बात? अच्छा क्या लगता है O और F? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब करा रहा हूं। O और F किसकी मोर नेगेटिव? आप पहले सवाल समझे इसका मतलब क्या है। O और F में से कौन ज्यादा रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी? क्या लगता है? फ्लोरीन। एफ एटम। दो वजह से, दो वजह से। एक तो ऑक्सीजन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है। ऊपर से ऑक्सीजन में है 8 प्रोटॉन और फ्लोरीन में है
नो प्रोटॉन। ऊपर से फ्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो फ्लोरीन क्या बन जाएगा? नोबल गैस नहीं बन जाएगा। उसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। और कोई अगर स्टेबिलिटी से एक कदम दूर हो तो वो स्टेबल होने में देर करेगा या जल्दी करेगा? जल्दी। हाँ जल्दी करेगा, पूछने की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने। तो फ्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, वो तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन दो भाई, आओ। वो तो इलेक्ट्रॉन का वेलकम करेगा, खुशी खुशी स्वागत करेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ एफ एटम इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन एटम ड्यू टू टू रीजंस। फर्स्ट, ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, सेकंड ड्यू टू इट्स हाई न्यूक्लियर चार्ज। दो रीजन हो गए ना, एक तो छोटा साइज है, एट हाई न्यूक्लियर चार्ज, as a result of which incoming electron experience stronger attraction, which results in release in energy to higher extent and makes more negative electron gain enthalpy of fluorine atom than oxygen atom. कोई शक? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन या क्लोरीन, अब बताओ किसकी होगी? मैं पहले बता दूं, ये और ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, छोड़ के मत जाना। छोड़ के मत जाना बच्चे। क्या लगता है कौन एनर्जी रिलीज ज्यादा रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी? क्या लगता है? बताइए, फ्लोरीन या क्लोरीन, किसको ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी चाहिए? फ्लोरीन को या क्लोरीन को? क्या विचार है? अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो, किसने माइक ऑन किया है? सर एक में गेन हो गया और एक में रिलीज हो गई। रिलीज दोनों में हुई बच्चे, दोनों हैलोजेंस हैं। चलो इससे पहले एक सवाल और करा देता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस इज मोर नेगेटिव। वाई? पहले सवाल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है हैलोजेंस में, ये मतलब है? यस सर। देखो दो वजह से हैलोजन ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, सबसे ज्यादा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट सबसे राइट में कौन होते हैं? हैलोजन होते हैं। तो हैलोजन का साइज सबसे छोटा होता है और बहुत ज्यादा क्या होता है उनमें? प्रोटॉन्स। और एक और बात, हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, हैलोजन ये होते हैं NH2 Np5। तो हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए 5 से क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो बताओ, स्टेबिलिटी से एक कदम दूर है तो फटाफट खींचेंगे, झपट्टा मार लेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो फटाफट इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनर्जी रिलीज कर देते हैं, शांत हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन इज मोर नेगेटिव ड्यू टू टू रीजन। फर्स्ट, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड, they require only one electron. They require only one electron to achieve stable noble gas configuration. मेरे बच्चों आंसर क्लियर है? किसी को डाउट पूछ ले, क्योंकि आपके डाउट से ही हमें अपनी कमी समझ में आती है कि शायद मैंने ये बात अच्छे से नहीं पढ़ाई, तो बता दिया करो। चलिए अब बताइए, फ्लोरीन और क्लोरीन कौन एनर्जी रिलीज ज्यादा करेगा? कौन ज्यादा
रिलीज करेगा फ्लोरीन। तो गेन करते वक्त एनर्जी। फ्लोरीन बोलो 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 बोलो। फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन। एक और आवाज आई फ्लोरीन, और आवाज लगाओ। बस दो आवाजें। बस दो बच्चों का डाउट, और कोई है भी नहीं, सब भाग्य हो। अरे इतने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। तो रक्षत, आपने नहीं बोला। रक्षत, शायद माइक नहीं काम करते आप। देखिए छोड़िए, अब बच्चे को लगता है कि फ्लोरीन ज्यादा करेगा, पर फ्लोरीन जितनी करता है क्लोरीन ज्यादा करता है। मतलब आंसर उल्टा है, ये एक्सेप्शन आ गई। उल्टा हो गया, नहीं हो गया आंसर? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन। आपको क्या उम्मीद लग रही थी? बच्चे क्या बोल रहे थे अभी? आप क्या सोच के फ्लोरीन बोल रहे थे मेरे बच्चों? क्योंकि फ्लोरीन आपको क्या लग रहा है? छोटा लग रहा है। यही सोच के आप फ्लोरीन की ज्यादा बोल रहे थे बच्चे, या कोई और सोच के बोल रहे थे? सर यही सोच के बोल रहे। कोई और बच्चा जिसको लग रहा हो कि सर मुझको तो क्लोरीन लग रहा था? आपने बिल्कुल ठीक लिखा मेरा वाला आंसर, बशर्ते उसने मुझसे पढ़ा नहीं होना चाहिए पहले। चलिए देखो बेटा, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की हो गई, उसका कारण देखते हैं। होता क्या बच्चे, फ्लोरीन होता है बहुत छोटा, बहुत ही छोटा होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन कंपैरेटिवली उससे बड़ा होता है। और फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो फ्लोरीन के एक छोटे से एटम में, उसका ये न्यूक्लियस मान लो, ये उसकी पहली शेल मान लो, ये उसकी दूसरी शेल मान लो, और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं? मैं दूसरी शेल पूरी बना देता हूं उसकी। फ्लोरीन की दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं? 5, 7 है वैसे तो, एस में और पी में, दोनों में मिला के। तो आप बताओ, ये इलेक्ट्रॉन छोटी सी जगह में बैठे हुए हैं, तो पास पास होंगे दूर दूर होंगे? पास पास। पास पास आएंगे। जब पास पास होंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन जो पी में बैठे हैं, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन में बैठना कहाँ है? पी में आके बैठना है, इस पी में आके बैठना है। तो ये पी के इलेक्ट्रॉन वैसी तंगी में बैठे हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी? झगड़ा फसाद। और इस रिपल्शन के चक्कर में फ्लोरीन का न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी रिलीज जितनी कर सकता था उससे कम करेगा। ये एनर्जी रिलीज कम होने का कारण क्या है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को, जो अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे थे तंगी में, उन्होंने रिपेल कर दिया। उन्होंने कहा तू आ कह रहा है, हम वैसे तंगी में बैठे, तू तू कहां से आ गया? आप कभी खचाखच मेट्रो में चढ़े हो, या खचाखच भरी बस में चढ़े हो? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? या बहुत भीड़ भड़क्का ट्रेन में चढ़े हो? ऐसा हुआ है किसी के साथ? यस सर। आप बताओ, जब जैसे आप राजीव चौक चले जाओ, मेट्रो स्टेशन, वहां पे बहुत भीड़ होती है, खचाखच होती है मेट्रो, अंदर बहुत भीड़ होती है। आपने कभी उसमें चढ़ने की कोशिश करी है? आप बताओ, जब उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं तो अंदर के लोग आपको अंदर नहीं आने देते, धक्का मारते नहीं मारते? मार की तरह धक्का ना। ऐसा होता है जैसे ये मेट्रो है और ये बहुत भीड़ है इसके अंदर, बहुत भीड़ है इसके अंदर, खुद लोग इतने तंगी में बैठे हैं, खुद लोग इतनी तंगी में बैठे हैं। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, आप अंदर जा रहे हो, अंदर के लोग धक्का मारते नहीं मारते कि तू आ कर रहा है, हम इतनी मुश्किल से खड़े हैं। और कभी कभी तो दरवाजे बंद हो जाते हैं,
और आप बाहर के बाहर आ जाते हो, ऐसा होता है। और एक बार आप अंदर घुस गए तो फिर आप अंदर जगह भी बना लेते हो, अंदर के लोगों से दोस्ती भी कर लेते हो, हालचाल भी पूछ लेते हो, और भाई ठीक है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ उतरेगा, चल सीट दे दे, चल थोड़ी जगह बना दे। तो एक बार अंदर घुसने की बात होती है ना, फिर तो अंदर आप अपनी जगह बना ही लेते हो, एक दूसरे से जबरदस्ती जान पहचान निकाल के सीट पे भी बैठ जाते हो, भाई थोड़ा इधर होइयो, थोड़ा इधर होइयो, चल जगह बन के बैठ जाता हूं। एक बार अंदर बैठने की बात होती है, उससे पहले तो ये अंदर के लोग आप ही को धक्का मार के बाहर निकाल रहे होते हैं। तो फ्लोरीन के केस में मेरे बच्चे ये हुआ, फ्लोरीन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, जिस वजह से उस अब जब छोटा है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बड़ी टाइटली बैठे होंगे। जब वो बहुत टाइटली बैठे होंगे तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रिपल्शन करेंगे। जब रिपल्शन करेंगे तो अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको अंदर आने में झगड़ा फसाद होगा, नहीं होगा अंदर के इलेक्ट्रॉन से। तो रिपल्शन न्यूक्लियस ने अट्रैक्शन न्यूक्लियस ने करनी है, तो न्यूक्लियस की इस अट्रैक्शन में कमी है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, छोड़ो अभी इसकी बात बाद में करेंगे, मैं आपसे पूछता हूं कि ये मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूं और ये आप लोग बैठे हो क्लास में, अभी तो आपने मेरे कोचिंग में मेरी भीड़ देखी नहीं ना, जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो देख लेना, आके पता चल जाएगा। ये बच्चे बैठे हैं तंगी में, हालत खराब है, और एक बच्चा गेट पे खड़ा होकर कहता है सर मैं कमी। आप बताओ, मैं ठहरा न्यूक्लियस, मैं तो इसको कहूंगा तू आ जा, पर आप बताओ इस बच्चे को आप लोग गुस्से से नहीं देखोगे कि भाई तू कहां आ रहा है, हम खुद तंगी में बैठे हैं, तेरे को जगह नहीं मिल रही, तू अंदर आ रहा है। पर इसने अल्टीमेटली बैठना तो आप ही के साथ है, इधर इधर कहीं ना कहीं बैठना तो आप ही के साथ है इसने। तो आपके साथ जब बैठेगा तो कोई इसको इधर से मुक्का मार रहा है, कोई इसको पीछे से लात मारेगा, तो आप बताओ आपका आपस में झगड़ा फसाद होगा, नहीं होगा? और उस झगड़ा फसाद को सुलटाने में मैं कुछ समय लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा? और अगर मैं समय लगाऊंगा आपका झगड़ा सुलटाने में, तो मैंने जितना पढ़ाना था, बोर्ड पे जितना पढ़ाना था, मैं उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा, उससे कम पढ़ाऊंगा? कम पढ़ाऊंगा, पूछने की बात नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। तो मेरा एफर्ट, मेरा रिजल्ट, मेरे एक क्लास में जो मैं एफर्ट देता हूं वो उम्मीद से कम हो जाएंगे। तो मेरे एफर्ट में कमी नहीं है, प्रॉब्लम ये हुई कि आने वाले बच्चे को अंदर वाले बच्चों ने थोड़ा सा झगड़ा पसंद किया, किसी ने लात मार दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया पीछे से, और मैं अगर उस झगड़े को सुलटाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी कम होगी, नहीं होगी? क्योंकि मैंने 1 घंटे की क्लास में अगर 10 मिनट आपको झगड़ा सुलटाने में लगा दिया तो मैं कम पढ़ाऊंगा। बच्चे इधर आ जाओ, फ्लोरीन था, न्यूक्लियस, और ये छोटा साइज, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन लास्ट के जो तंगी में बैठे थे, आने वाले इलेक्ट्रॉन ने जब अंदर जगह बनाने की कोशिश करी तो अंदर के इलेक्ट्रॉन ने आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू कर दिया? रिपेल करना शुरू कर दिया। पर एक बार इलेक्ट्रॉन जगह बना ली, एक बार जगह बना ली, फिर तो बैठ गए ना, जैसे मेट्रो में घुसने थे, घुस गए एक बार, फिर तो अंदर के लोगों से दोस्ती भी हो जाती है, जो धक्का मार रहे थे वे दोस्त बन जाते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन अंदर घुस गया तो फिर तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी, पर ये अट्रैक्शन ज्यादा होगी, कम होगी? कम होगी, तो एनर्जी रिलीज भी कम होगी। एनर्जी रिलीज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी। और क्लोरीन के केस में, ये रहा न्यूक्लियस, साइज उसका बड़ा था, तो उसके अपने इलेक्ट्रॉन खुले खुले बैठे हुए थे, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई रिपल्शन नहीं हुई, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, एनर्जी रिलीज कर दी, और ये एनर्जी रिलीज ज्यादा थी किसके मुकाबले? समझ आ गई बच्चे बात? तो why the electron enthalpy of F atom is less negative than Cl atom, या why the electron enthalpy of Cl atom is more negative than F atom? Because
ध्यान से आंसर सुनना, बिकॉज ऑफ exceptionally smaller size of F atom, exceptionally smaller size of F atom, as a result of which incoming electron experience repulsion from the electron present in smaller 2p subshell of F atom, which results in release of energy in lesser amount and makes less negative electron enthalpy of F atom than Cl atom. आंसर क्लियर है बच्चे, मैंने बोल दिया, नोट्स में तो है ही है। जिसके पास नोट्स नहीं है अभी भी इस नंबर पे मुझको व्हाट्सएप कर दे, नोट्स अभी भेज दूंगा हाथ बात। आंसर क्लियर है बच्चे ये वाला? यस सर। तो अगर हम इसमें डाउन द ग्रुप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे कम एनर्जी रिलीज कौन करता है? आयोडीन, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। कैसे हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे हैं ये। तो आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा, आने वाले को क्या खींचेगा? आयोडीन, ब्रोमीन। अब यहां पे पता कौन आ गया? ये आपको एक्सेप्शन समझ में आ गई? कहां आ गई? सॉरी गलत लिखा मैंने, इंक्रीजिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, अब समझ में आ गया? इंक्रीजिंग रिलीज इलेक्ट्रॉन को गेन करते वक्त एनर्जी। तो पूरी टेबल में, ये पूरी टेबल में ये तो ग्रुप 18 है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये 17 है। तो पूरी टेबल में हैलोजेंस की नेगेटिव होती है, पर किस हैलोजन की सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी? पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन से ज्यादा किसी की इलेक्ट्रॉन गेन होती नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज पूरी टेबल में कौन करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त? क्लोरीन एटम। समझ में आ गया बच्चे? ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यही सेम आंसर ऑक्सीजन और सल्फर के साथ है। जो एक्सेप्शन फ्लोरीन और क्लोरीन में थी ना, वही एक्सेप्शन ऑक्सीजन और सल्फर में है। क्या लगता है? ऑक्सीजन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा या सल्फर? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मेरे बच्चे लेस नेगेटिव होती है सल्फर के मुकाबले। कारण समझ में आ गया? ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत छोटा है और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन टाइटली बैठे हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की अंदर के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन हो जाती है, झगड़ा फसाद। तो न्यूक्लियस इतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता जितनी उसको करने की क्षमता थी। मतलब न्यूक्लियस की ताकत में कोई कमी नहीं है, ये कमी कहां आई? आने वाले इलेक्ट्रॉन की अंदर के इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन से कमी आई, इसलिए एनर्जी रिलीज कम हुई है बच्चे। तो सेम ऑक्सीजन सल्फर के साथ है। तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर because of very exceptionally small size of O atom than S atom, as a result of which incoming electron experience repulsion from the electron present in smaller 2p subshell of O atom and hence results in release of energy to lesser extent. ठीक है मेरे बच्चों? यस सर। डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर।